नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को मेरी तरफ से और सिंपल एजुकेशन की पूरी टीम की तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 8 की 3 नवंबर की सामाजिक विज्ञान और हिंदी की वर्कशीट नंबर 27 के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि इन वर्कशीट्स में हमें क्या जानकारी दी गई है और उसके बाद जो सवाल इन वर्कशीट्स में दिए गए हैं, एक एक करके हम उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाए के हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान और हिंदी की वर्कशीट का अध्ययन। दोस्तों, शुरुआत हम करेंगे सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट से और सामाजिक विज्ञान की इस वर्कशीट में हमें सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के पाठ्यपुस्तक के अध्याय भारतीय संविधान के प्रमुख लक्षण के बारे में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं कि संविधान के मुख्य लक्षण के बारे में हमें क्या जानकारी दी गई है और उसके बाद जो सवाल दिए गए हैं हम उन सवालों के जवाबों की तरफ बढ़ेंगे। संसदीय शासन पद्धति। भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। संविधान सभा के सदस्यों को ऐसा महसूस हुआ है कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया है। उन्हें विश्वास था कि इससे लोकतांत्रिक सोच और तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा, साथ ही जाति, धर्म और लिंग आदि के फर्क पर आधारित असमानता की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकता है। सार्वभौमिक मताधिकार में जनता को बिना किसी भेदभाव के अपने लिए प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है और प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। इस प्रकार संसदीय शासन पद्धति जनता की शासन पद्धति बन जाती है। शक्तियों का बंटवारा। संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंग हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका की अगर बात करें तो इसमें जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं जो कानून का निर्माण करते हैं। कार्यपालिका की यदि बात करें तो यह कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखती है। अगर न्यायपालिका की बात करें तो यह न्याय व्यवस्था की देखरेख करती है। इसका कार्य कानून की सही व्याख्या करना है। शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए ही यह प्रावधान किया गया है कि इन सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से अलग होंगी। शक्तियों के इस प्रकार बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है और इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। स्तंभ का को स्तंभ खा से हमें मिलाना है। पहला है, भारत में वोट करने के लिए न्यूनतम उम्र वो 18 वर्ष है, अर्थात पहले को आप दूसरे से मिलाएंगे। दूसरा है, राज्य की कानून बनाने वाली संस्था वो विधायिका होती है, जिसको हम विधान पालिका भी कहते हैं, अर्थात 2 को आप 4 से मिलाएंगे। तीसरा है, राज्य के कानूनों को लागू करने वाली संस्था वो कार्यपालिका होती है, यानी कि तीसरे को आपके पहले से मिलाएंगे। और चौथा है, राज्य के कानूनों की सही व्याख्या और न्याय करने की संस्था, यह न्यायपालिका होती है, अर्थात चौथे को आप तीसरे से मिलाएंगे। 1 को आप 2 से मिलाएंगे, 2 को आप 4 से मिलाएंगे, 3 को आप 1 से मिलाएंगे और 4 को आप 3 से मिलाएंगे। इस प्रकार आपका ये जोड़ा पूरा हो जाएगा। और इसके बाद जो सवाल दिए गए हैं, अब उन सवालों को हम हल करने के लिए अन्यत्र चलते हैं। तो दोस्तों, पहला सवाल है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं, और इस सवाल के जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है कि वह नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है बिना किसी भेदभाव के वोट दे सकता है। हमारे देश भारत में इसी व्यवस्था को अपनाया गया है और वोट देने के मामले में किसी भी तरीके का भेदभाव नागरिकों के साथ और नागरिकों के बीच नहीं किया जाता। अगला सवाल है, संसदीय शासन पद्धति जनता की शासन पद्धति है, स्पष्ट कीजिए। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि संसद में बैठकर शासन चलाते हैं, इसीलिए यह जनता की शासन पद्धति है, क्योंकि जनता स्वयं अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और जनता द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो संसद में बैठकर देश के ऊपर शासन चलाने का काम करते हैं, लोगों के ऊपर शासन चलाने का काम करते हैं। इसीलिए लोक संसदीय प्रणाली को जनता की शासन पद्धति भी कहा जाता है। अगला सवाल है, राज्य के मुख्य अंग कौन कौन से हैं, इनके क्या कार्य हैं। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका राज्य के मुख्य अंग हैं और इनका कार्य है कानून बनाना, उनको लागू करना और ना मानने वाले लोगों को दंडित करना। आपस में ये तीनों संस्थाएं अलग अलग हैं ताकि ये एक दूसरे को कार्य को बाधित ना कर सके।
अगला क्वेश्चन है, शक्तियों के बंटवारे से आप क्या समझते हैं, यह क्यों आवश्यक है। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि शक्तियों के बंटवारे का अर्थ है केंद्र तथा राज्य एवं विभिन्न संस्थाओं के बीच शक्तियों का बंटवारा होना। यह तानाशाही को रोकने तथा कार्य की सुगमता के लिए आवश्यक है। अर्थात अगर हम एक ही कार्य, सारे कार्य एक ही संस्था या व्यक्ति को सौंप देंगे तो इससे तानाशाहीता जो तत्व हैं वो उभर आते हैं। व्यक्ति और संस्था कोई भी निर्णय ले सकता है और किसी भी प्रकार ले सकता है, किसी प्रकार की बंदिश और रोक टोक उसके ऊपर नहीं होती है। तो इस तरीके की सारी शक्तियाँ एक व्यक्ति के हाथ में ना आ जाए, इसको रोकने के लिए शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। साथ ही शक्तियों का बंटवारा इसलिए भी किया जाता है ताकि कार्य सुगमता से पूरा हो सके, चलता रहे। क्योंकि अगर एक ही व्यक्ति को या संस्था को सारे कार्य सौंप दिए जाए तो कार्य करने में देरी होगी। इसी देरी से बचने के लिए संस्थाओं के बीच और व्यक्तियों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। तो दोस्तों, ये सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हिंदी की वर्कशीट। दोस्तों, हिंदी की इस वर्कशीट में हमें लिंग के बारे में बताया गया है। लिंग अर्थात जेंडर। हिंदी और इंग्लिश में जेंडर या लिंग दो होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, यानी कि मेल और फीमेल। जबकि संस्कृत जैसे भाषा में एक तीसरा लिंग भी होता है जिसे नपुंसकलिंग कहा जाता है, अर्थात जिसको हम कॉमन नाउन के रूप में जानते हैं, जिसको हम स्त्रीलिंग के अंतर्गत भी रख सकते हैं और पुल्लिंग के अंतर्गत भी रख सकते हैं। लेकिन हिंदी और इंग्लिश में दो ही लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, मेल और फीमेल। तो चलिए देखते हैं क्या बताया गया है हमें लिंग के बारे में इस वर्कशीट में। प्यारे बच्चों, आइए आज हम लिंग का अभ्यास करेंगे। नीचे लिखे शब्दों के वाक्य बनाकर लिंग बताइए। पहला है सड़क। यह सड़क बहुत लंबी है, यह स्त्रीलिंग है। दूसरा है कमरा। यह कमरा बहुत बड़ा है, यह पुल्लिंग है। तीसरा है बारात। यह बारात बहुत अच्छी है, स्त्रीलिंग। चौथा है आंधी। यह आंधी सब कुछ खत्म कर गई, यह स्त्रीलिंग है। अगला है महीना। दिसंबर का महीना बहुत ठंडा होता है, पुल्लिंग। ये दिसंबर के हो गया है, ये आपको का लिखना है। दिसंबर का महीना बहुत ठंडा होता है, यह पुल्लिंग है। क्योंकि इन शब्दों का प्रयोग करने से हमें स्पष्ट हो जाता है कि इनका इस्तेमाल करते समय इनके साथ स्त्री वाली भावना जुड़ी है या पुरुष वाली भावना जुड़ी है। इसी के आधार पर उस शब्द का लिंग निर्धारित होता है कि वह स्त्रीलिंग के अंतर्गत रखा जाएगा अथवा पुल्लिंग के अंतर्गत रखा जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमें लिंग बदलना है। पहला है हाथी। हाथी का हथिनी होता है। दूसरा बकरा। बकरे का बकरी। तीसरा पंडित। पंडिताइन। बूढ़ा। बूढ़ी। अब नीचे लिखे हुए वाक्यों को हमें लिंग बदलकर लिखना है। तो देखें, नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्द का लिंग बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। पहला है शोभा एक बेहतरीन नर्तकी है। इसका हम लिंग बदलकर इस तरीके से लिख सकते हैं, राजेश एक योग्य नर्तक है। इसमें एक की जगह दक लिख दिया गया है, आप इसको सही कर लेंगे। राजेश एक योग्य नर्तक है। अगला है कमरे के पीछे बिल में एक बड़ा चूहा रहता है। इसका लिंग बदलना है हमें चूहे का, तो ज़मीन में एक छोटी चूहिया ने बिल बना लिया है, यह हम बना सकते हैं। अगला है गांव में एक महान पंडित है। इसकी जगह हम लिंग परिवर्तित करके इस तरीके से लिख सकते हैं, शहर में एक पंडिताइन आई है, अर्थात शहर से एक पंडिताइन आई है। अगला है वह एक प्रसिद्ध कवयित्री है। इसमें कवयित्री का लिंग परिवर्तित हमें करना है और हम इस तरीके से कर सकते हैं, यह एक विख्यात कवि है। कवयित्री का जो पुल्लिंग होता है वो कवि होता है। तो दोस्तों, ये थी आप लोगों की आज की सामाजिक विज्ञान और हिंदी की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूँ कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोज़ को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फ़िलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा, लेकिन जाने से पहले आप लोगों को एक बार फिर से दिवाली की बेहद हार्दिक शुभकामनाएं। आपसे यही अनुरोध करता हूं कि स्वस्थ दिवाली मनाएं, पर्यावरण ओरिएंटेड दिवाली मनाएं और कोरोना के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए दिवाली के इस फेस्टिवल को मनाएं। तो मेरी तरफ से और सिंपल एजुकेशन की पूरी टीम की तरफ से आप लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।